हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हम लोग स्वर संधि को पूरा कवर कर चुके हैं, जितना भी उसमें सूत्र था, नियम था। अब आज हम लोग हल संधि को देखेंगे। तो ज़्यादा समय लगाते ना हुए हम लोग हल संधि को जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी क्या, मतलब अच्छे से इसको समझ लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं, जब सकार या ता वर्ग, ये जो है ये हल संधि का इसका सूत्र हो जाएगा स्तोह, चुना, चुह। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, जब सकार या ता वर्ग शकार या चा वर्ग के योग में आता है, यानी सकार या ता वर्ग अगर शकार या चा वर्ग के योग में आए तो और ता वर्ग के स्थान तब तो शकार और ता वर्ग के स्थान में क्रम से शकार और चा वर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हरिश प्लस शेते है, तो ये सकार या ता वर्ग है। अगर इसके बाद चा वर्ग अगर योग में आता है, चा वर्ग या शा वर्ग अगर योग में आता है, तो यहाँ इस दंती सा का तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस दंती सा का तालव्य सा में परिवर्तन हो गया तो हरिश्चेते हो गया। अब है रामस प्लस चिनोती, तो यहाँ भी तालव्य सा में परिवर्तित हो गया तो रामस चिनोती हो गया। अब है सत प्लस चित, तो सच्चित हो गया, क्योंकि ता को चा में बदलना है। तो ता को चा में यहाँ पे बदला गया है, तो सत प्लस चित तो सच्चित, सत्य और ज्ञान। अब है सार्गिन प्लस जया, यहाँ सार्गिन तो ये भी ता वर्ग का है, त थ द ध न, तो ये इया में परिवर्तित हो जाएगा, तो सार्गिन जया हो जाएगा। हे विष्णु जय हो। अब सत प्लस शिष्या, तो ता को चा में परिवर्तित होना है, तो यहाँ पे सच शिष्या हो जाएगा। अब है इसका सच्छिष्य रूप आगे सच्छोटी नियम में बताया जाएगा। अब अपवाद है इसमें, जब ता वर्ग शा के बाद आते हैं, अगर कोई ता वर्ग हो, ता वर्ग यानी ता था दा धा ना, अगर तालव्य शा के बाद आते हैं तो और कोई सा नहीं, मूर्धन या दंती सा नहीं, तालव्य शा खाली खाली के बाद आते हैं, तो उनके स्थान में चा वर्ग नहीं होते, ये अपवाद है। यानी चा वर्ग हो जाना चाहिए लेकिन चा वर्ग नहीं होगा। जैसे विष प्लस नह, तो यहाँ पे विषना हो जाएगा। प्रश प्लस न तो प्रश्ना हो जाएगा। यानी यहाँ पे ता था दा धा ना, तो यहाँ पे इया हो जाना चाहिए था लेकिन यह नहीं होगा तो प्रश्ना हो जाएगा। इसी तरह से जब शा अथवा त वर्ग मूर्धन्य शा या ट वर्ग के योग में आता है तो शा के स्थान में शा और ता वर्ग के स्थान में टा वर्ग हो जाते हैं। जैसे इसको भी देखिए, रामस प्लस षष्ठा, तो रामस षष्ठा। रामस प्लस टीकते, तो रामस टीकते, यानी राम जाता है। अब है उसी का थोड़ा सा और उदाहरण दिया गया है, तत् प्लस टीका तट्टीका, और चक्रिन प्लस ढौक से, तो चक्रिन ढौक से। पेश प्लस ता, तो पेस्टा, यानी पीसने वाला। ठीक है, वही है। और इसमें मतलब ये इसका सूत्र हो जाएगा स्टुना स्टुह, इसमें मतलब टा में परिवर्तन हो जाता है और सूत्र और नियम लगभग वही है। अब है, यदि ता वर्ग के किसी अक्षर के बाद मूर्धन्य शा आवे, उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता। जैसे सन, त थ दा धा ना, यानी ता वर्ग के किसी अक्षर के बाद अगर ये शा आवे तो मूर्धन्य नहीं होगा, यानी शन षष्ठा हो जाएगा। यहाँ पे यही ना रहेगा, यहाँ पे मूर्धन्य शा नहीं हुआ है, शन षष्ठा हुआ है। जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और किसी भी व्यंजन के उपरांत झस प्रत्याहार अर्थात किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण, झस में आता है वर्ण का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ण का तृतीय
वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे यानी तृतीय वर्ण। यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। पदांत वर्णों में तो आगे वाली विधि प्रवृत्ति होगी, जैसे अब है वृद्ध प्लस धा तो हो जाएगा वृद्धा, सन्नद्ध प्लस धा तो सन्नद्धा। अब पदांत के झल के स्थान में जस आदेश हो जाता है, यानी पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है तो उसके स्थान में जस आदेश हो जाएगा। जो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो आदेश हो जाएगा। जैसे वाक प्लस ईसा तो का ये झल में आता है और ये है ये झल में आता है तो ये जस वाला हो जाएगा। क ख ग यानी तीसरा वर्ण हो जाएगा तो वागीशा हो जाएगा। ये भी है जलमुग प्लस गर्जति तो ये भी झल में आता है तो इसका जो है जलमुग यानी गा जस हो जाएगा, जलमुग गर्जति। यदि यह प्रत्याहार अर्थात हा को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्णमाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य होता है। जैसे अब देखिए, यदि यर प्रत्याहार अर्थात हा को छोड़कर यानी यर में हा को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे, पदांत व्यंजन रहे प्लस के आगे और उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे, यानी जैसे एतद और ये माँ तो ये अनुनासिक वर्ण है, पंचम अक्षर है ना माँ, तो ये अनुनासिक वर्ण आया हुआ है पदांत व्यंजन के बाद, तो इसका जो है हो जाएगा और अनुनासिक वर्ण विकल्प से होगा, यानी ये अनुनासिक वर्ण हो जाएगा एतन मुरारी, ये विकल्प से होगा। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य होता है और ये नित्य भी होगा, यानी कि दो दो रूप बनेंगे। नहीं मतलब कहने का मतलब है ये नित्य होगा, यानी कि ऐसे ही होगा, एतन मुरारी ही होगा। सठ धनमाशा तो सड़माशा होगा, ट ठ ड ढड़ा यहाँ पे ड़ा हो जाएगा पंचमाक्षर। तो सठ धन नगरिया तो सड़ नगरिया, तद धन मात्रम तन मात्रम, चित धनमयम चिन्मयम, वाक धनमयम वांगमयम। अब है का से माँ तक की वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है, अतः रा का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता। अतएव चतुर्मुखा आदि में रा के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता। अगर रा आएगा तो वहाँ उसके स्थान पे कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होगा। बचे यड़ और उष्म, उनमें या व ला का तो अनुनासिक हो भी सकता है, श श स की तो अंत में सत्ता ही दूसरे रूप में रहती है। अब है ता वर्ग के बाद यदि ला आवे, अगर कोई ता वर्ग है ता था धा धा ना के बाद अगर ला आवे तो उसके स्थान में ला हो जाता है। जैसे तत् धन लया तो ये ता के बाद ला आया है तो तल्लया हो जाएगा, ता के स्थान पे ला हो जाएगा। वृक्षात धन लगुडम तो यहाँ भी ता के स्थान पे ला हो जाएगा, वृक्षाल लगुडम। ना के स्थान में ला अनुनासिक अर्थात ला होता है तो विद्वान प्लस लिखति तो विद्वान लिखति हो जाएगा। तो यहाँ पे ना का मतलब अनुनासिक है तो यहाँ पे ला में अनुनासिक चिन्ह लग जाएगा। नियम सब सरल है, आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अब है यदि उद के पश्चात अस्था या स्तंभ शब्द आवे तो उनके सा को था का आदेश होगा। जैसे यदि उद के पश्चात यानी उद वर्ण रहे शब्द रहे और उसके बाद अस्था या स्तंभ शब्द आवे, एक तो अस्था या स्तंभ शब्द, तो उनके सा को था का आदेश होगा। जैसे उद्धन स्थानम तो उत्थानम, और सा के स्थान में आदिष्ट इस था का विकल्प से लोप होने पर उत्थानम भी रूप बनता है, मतलब दोनों बनेंगे। उद्धन स्तंभनम तो उत्तंभनम, था का लोप ना होने पर उत्थंभनम
रूप भी बनेगा। इस आदिष्ट था को ता करने पर था आदेश ही सिद्ध हो जाएगा। धा के स्थान में ता कैसे हुआ, इसके लिए देखिए नियम 18, यानी अभी आगे जो आएगा 18वां नियम, उसमें बताया जाएगा। अब है 17 नियम। यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों अर्थात यह प्रत्याह, यानी ये या नहीं है, झय है, झय प्रत्याहार के बाद ह आवे तो ह के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। जैसे देखिए, अगर झय प्रत्याहार है के बाद ह अगर आता है तो ये झय प्रत्याहार में आएगा वाक का, तो इसके बाद अगर ह वर्ड आता है तो हो जाएगा उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा विकल्प से, यानी तो इसका चौथा अक्षर हो जाएगा वाघरी अथवा वाघहरी, दोनों रूप बनेगा। यहाँ का वर्ग के प्रथम अक्षर का के बाद ह आया है, अतः ह के स्थान में का वर्ग का चतुर्थ अक्षर घा हो गया है। का के स्थान में गा कैसे हुआ, उसके लिए देखिए नियम 14, यानी का के स्थान पे गा कैसे हुआ। तो यहाँ का के स्थान पे गा जो मतलब झल के बाद जो जस प्रत्याहार आदेश होना था, इसमें वही नियम लगेगा जो मैंने अभी पढ़ाया ऊपर, 14वां नियम। अब है झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन य म ङ ड़ न तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर और किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ में से कोई वर्ण आवे, यानी ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे अब है उद, उद प्लस कीड़ा तो उत्कीर्णा हो जाएगा। जैसे ये उत्कीर्णा हो जाएगा। सुहृद क्रीडति तो हो जाएगा सुहृद प्लस क्रीडत तो हो जाएगा सुहृद क्रीडति। यहाँ पे ता को ता हो गया है। वाग या वाग अगर अवसान है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो वाक रहेगा, वाग रहेगा, और रामात या रामाद इस तरह से बनेगा। अब अगला नियम है शाह, तालब शाह यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय प्रत्याहार हो, अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय या चतुर्थ। झय प्रत्याहार में आएगा वर्ग का प्रथम द्वितीय या चतुर्थ वर्ण हो तो हो, और श के बाद अट बल्कि अम तक अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या ह रहे तो तालब शाह के स्थान में विकल्प से छा होता है। जैसे उदाहरण देखिए तब अच्छे से समझ में आएगा। तद प्लस शिवा तो यहाँ पे छा हो जाएगा आदेश तस् शिवा, और ये भी बनेगा तच शिवा। तद धन श्लोकेन तो तच श्लोकेन और तच श्लोकेन दोनों बनेंगे। पदांत माँ के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उस के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। अब इसका नियम है मुँह अनुस्वारा, इसका नियम है मुँह अनुस्वारा। यानी कि ये तो सरल है, माँ के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम प्लस वंदे तो यहाँ पे हरिम में अनुस्वार हो जाएगा, हरिम वंदे हो जाएगा। गृहम प्लस चलति गृहम चलति, किंतु गम प्लस या प्लस ते गम्यते ना कि गयते होगा, क्योंकि माँ पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में है, इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा, गम्यते इस तरह से होगा। अपदांत माँ न के बाद यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो म न के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए आक्रम प्लस स्यते तो आक्रंस्यते हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। यशान प्लस शी तो यशांसी हो जाएगा।
म और ना के स्थान में। परंतु मन प्लस यते मन्यते, यहाँ मयते नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ना के बाद या आ जाता है जो कि अंतस्थ है। यहाँ पे या आ गया है तो इसको नहीं होगा, यहाँ पे ये या अंतस्थ है, इसलिए यहाँ पे मयते नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ना के बाद या आ जाता है जो कि अंतस्थ है। तो अंतस्थ तो कहा नहीं गया है कि अंतस्थ रहेगा। उसी प्रकार ग्रामान प्लस गच्छति, ग्रामान गच्छति, यहाँ पर ग्रामाम गच्छति नहीं होगा क्योंकि ना पद के अंत में है। देखिए आगे नियम नंबर 22। तो फ्रेंड्स नियम नंबर 22 से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आपको आता है, कुछ इससे आपको लाभ मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया कीजिए, जिससे वो भी संधि को अच्छे से समझ सकें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रत्याहार। अगर आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे संधि को, नहीं तो आपको कठिन लगेगा। तो अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।